स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। फाइनेंशियल पैसा हमें कैसे जा रहा है इसको एनालाइज करना है। ये टू टाइप्स का हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल आप सब समझते हैं, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब है? देखो, हॉरिजॉन्टल जब भी बात होती है, मेरा समझ में आता है, हॉरिजॉन्टल मतलब एक डिफरेंट टाइम स्पैन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये 2019 की बात होगी, 20 की बात होगी, 21 की बात होगी, ठीक है। मान लीजिए 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, तो ये हॉरिजॉन्टली हम एनालाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्टिकल की, वर्टिकल, इसको निकाल लेता हूँ जरा, इरेज कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल, वर्टिकल में एक वर्टिकल लाइन बनानी है, इतनी सारी नहीं, एक वर्टिकल लाइन का मतलब है कि एक ही साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर, एक ही साल में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम एनालाइज कर रहे हैं उसको, ठीक है। समझिए बात, सिंपल है, मेरे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए। चेक करते हैं। इट मे बी ऑफ टू टाइप्स एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या कहते हैं? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन ईयर आर एनालाइज्ड and interpreted after comparing with the another year or year, it is known as horizontal analysis. It can be based on the ratios derived from the financial information over the same time span. समझ में आ गई बात? एक साल पहले देखते हैं, इस साल को एनालाइज किया और फिर पिछले सालों से उसे एनालाइज करते रहते हैं। समझ में आ गई बात? वही बात होगी ना, एक साल के पहले देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं विद अनदर ईयर्स और ईयर्स, ठीक है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। अब बात करते हैं वर्टिकल एनालिसिस। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सिंगल ईयर इज एनालाइज एंड देन इट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। एक सिंगल ईयर का एनालाइज कर रहे हैं। दिस एनालिसिस इज यूजफुल इन इंटर फर्म कंपेरिजन। ये कहाँ काम आता है? जब इंटर फर्म कंपेरिजन करते हैं, मतलब दो एक ही साल में हम एक ही साल को एनालाइज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स के साथ कर रहे हैं, तो इंटर फर्म्स कंपेरिजन कर रहे हैं। Every term of profit and loss account is expressed as a percentage of the gross sale. तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल से चलती है। किस चलते? परसेंटेज ऑफ ग्रॉस सेल्स, वाइल एवरी आइटम ऑन ए बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट्स एक्सप्रेस करते हैं हेल्ड बाय द फर्म, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। समरी ऑफ रेशो, समरी आ गया, समरी ऑफ रेशो पढ़ लेते हैं। Another way of categorizing the ratios is being shown to you in a tabular form. A summary of the ratios has been tabulated as enter. तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, शायद इसको tabulated फॉर्म में डाल दिया। समरी ऑफ रेशियोज, रेशियो है करंट रेशियो। पहले बात करते हैं करंट रेशियो, नहीं करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज। इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं? सिंपल मेजर दैट एस्टिमेट्स वेदर द बिजनेस कैन पे शॉर्ट टर्म डेट्स। डेट डील रेशियो, डील रेशियो लिखे, आइडियल रेशियो, सॉरी, आइडियल रेशियो इज 2। करंट रेशियो में आइडियल रेशियो क्या है हमारा? 2 आइडियल रेशियो है। करंट रेशियो में आइडियल रेशियो क्या है हमारा? 2 है, यानी एसेट्स डबल होने चाहिए देन द लाइबिलिटीज। एसेट्स क्या होने चाहिए? डबल होने चाहिए देन द लाइबिलिटीज। तो ये करेक्ट आइडियल रेशियो कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्विक रेशियो, जब हम कहते हैं क्विक रेशियो की बात की थी, जैसे एसिड टेस्ट रेशियो भी हमने बोला था, क्यों बोला था? क्योंकि क्विकली एसिड बर्न कर देता है ना, क्विकली एसिड काम करता है। क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज, नीचे तो करंट लायबिलिटीज ही आएगा भैया, ठीक है। करंट रेशियो में करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो में भी ऊपर क्विक एसेट्स आ जाएंगे, नीचे करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। क्विक एसेट्स हमने बात की थी, क्विक एसेट्स कहते हैं फटाफट जो कि क्विकली लिक्विडेट हो सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं इंटरप्रिटेशन के? इट मेजर्स द एबिलिटी टू मीट द करंट डेट इमीडिएटली। करंट उधार जो हमारा है उसको इमीडिएटली, इट इज एबिलिटी टू मीट द करंट डेट इमीडिएटली। आइडियल रेशियो इज 1। इसका आइडियल रेशियो क्या है? 1 है। क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो 1 है। करंट रेशियो जो है आइडियल 2 है। समझ में आ गई बात? क्विक रेशियो मतलब करंट एसेट्स, सॉरी क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों 1-1 होने चाहिए, तभी वो आइडियल रेशियो कहलाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये है क्विक रेशियो, और करंट है 2:1। चलो आगे चलते हैं। कैश रेशियो,
कैश रेशो में क्या आता है, कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैश में अकेला कैश की बात नहीं हो रही है, कैश मतलब बैंक बैलेंस भी कैश में आ जाता है, साथ में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इमीडिएटली सिक्योरिटीज हम बेच सकते हैं, तो वो आता है हमारा कैश में। और नीचे आ जाता है हमारा करंट लायबिलिटीज, नीचे तो सेम ही करंट लायबिलिटीज सॉरी। इंटरप्रिटेशन क्या है, इट मेजर्स द एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी ऑफ द फर्म की यहाँ पर ये बात होती है कैश रेशो में कि हमें पैसा मिलना है, एब्सोल्युटली क्या है, पैसा ही चाहिए हमें। आगे चलो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो, डिफेंस इंटरवल रेशो, रेशो की बात हो रही है, इंटरवल की बात हो रही है, साथ में ध्यान रहो। तो इसमें क्या आएगा, कैश एंड बैंक बैलेंस तो आ गया हमारा, प्लस नेट रिसीवेबल भी है, हमें कुछ आना भी है, हमने कुछ सामान बेचा है उसका पैसा आ गया, बाकी है, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो है ही है। और डिवीजन में क्या आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो एक्चुअली ये आएगा, एक जो रेशो है, रेशो ना होके एक इंटरवल है, टाइम पीरियड है। ठीक है, तो क्या ऊपर क्या आएगा, बेसिक डिफेंस, कितनी डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कितना है हमारे पास, कितने दिनों तक ये कंपनी चल सकती है। ये देखो इंटरप्रिटेशन, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द रेगुलर कैश एक्सपेंडिचर, जो है रेगुलर कैश एक्सपेंडिचर जो है मीट करने के लिए उसकी एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये जो है करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज, टोटल ईयर का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ऐसे करना है। और ऊपर क्या आएगा, हमारा कैश की बात आएगी, कैश मतलब कैश एंड बैंक बैलेंसेज आ जाते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाती है, और नेट रिसीवेबल भी आ जाते हैं। तो ये डिफेंस इंटरवल रेशो होता है। समझ में आगे बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, एक तो वर्किंग कैपिटल होती है, अब ये नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। इट मेजर्स द कैश फ्लो टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस जब रहते हैं तो उस समय इट इज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्वाइव ड्यूरिंग दोज फाइनेंशियल क्राइसिस। ये नेट वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, करंट लायबिलिटीज हमें माइनस करके, क्योंकि लायबिलिटीज हमें पे करनी ही करनी है। ठीक है, एसेट हमारी है, लायबिलिटीज में पे करनी है। अब क्राइसिस हमें कुछ भी नहीं आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। ठीक है, तो उस समय माइनस करना है लायबिलिटीज़ को करंट एसेट्स में से, और वो हमें एस्टिमेट लगेगा कि हमारी एबिलिटी कितनी है क्राइसिस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो की हमने बात की थी, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय द नेट एसेट्स। तो डिवीजन में क्या आएगा, नेट एसेट्स आएंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर में। ठीक है, इक्विटी रेशो मतलब ऊपर इक्विटी आएगी, इक्विटी कौन सी इक्विटी, शेयर होल्डर्स इक्विटी, डिनोमिनेटर में हमेशा एसेट्स आएंगे। और ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द ऑनर्स फंड इन द कंपनी इज टोटल फंड इन्वेस्टेड। ऑनर का फंड कितने, इट इंडिकेट्स द ऑनर्स फंड इन द कंपनी इज टू द टोटल फंड्स इन्वेस्टेड। ठीक है, शेयर होल्डर्स इक्विटी की बात हो रही है ऊपर से। चलो आगे चलो, डेट रेशो, डेट रेशो में टोटल डेट आ जाएगा, नीचे तो नेट एसेट्स ही आएंगे, तो नीचे हमेशा इसमें भी नेट एसेट्स आएंगे। ऊपर क्या डेट है तो यहाँ पर भी टोटल डेट आ जाएगी हमारे पास। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द यूज ऑफ द आउटसाइड फंड, उधार लिया है हमने आउटसाइड से, तो उसकी बातें आएंगी। डेट टू इक्विटी रेशो, तो डेट टू इक्विटी सिंपली बात है, टोटल डेट शेयर होल्डर्स इक्विटी। इट इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द डेट एंड इक्विटी की बातें यहाँ पर होंगी। डेट टू टोटल एसेट, तो डेट ऊपर आ गया, नीचे टोटल एसेट्स आ गए, यानी टोटल डेट टू टोटल एसेट्स आ गए। इट मींस हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट्स इज फाइनेंस्ड बाय द डेट, कितने टोटल एसेट्स जो है वो उधार से फाइनेंस किए हुए हैं। ठीक है, उधार से खरीदे हुए हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो, गियरिंग रेशो, तो कैपिटल गियरिंग रेशो में क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशो ऊपर तो आएगा हमारा कैपिटल ही आएगा, लेकिन कैपिटल कौन सा आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर आएंगे। ठीक है, डिबेंचर्स भी हमारे कैपिटल है, हमने डिबेंचर्स इश्यू कर फ्लोट करते हैं मार्केट में, और उससे उसको इंटरेस्ट पे किया जाता है। डेट, डिबेंचर डेट, उधार ले लिया है, जिस पेपर पे उधार लिया, पेपर इश्यू कर दिए और उधार ले लिया है, ये बाद में आपको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रहती है एक तो,
ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कैपिटल इससे भी आती है, डिवेंचर से आती है, और इसके अलावा अदर बोरोड फंड भी हो सकते हैं। कैपिटल बन गया हमारा गियरिंग रेशियो, तो डिवाइडेड में क्या आएगा, गियरिंग मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल देखेंगे इसमें, और रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ लॉसेस माइनस करने हैं हमने, ध्यान रहना है, इसमें लॉसेस माइनस करेंगे तभी हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो मिलेगा। कैपिटल गियरिंग में ऊपर तो कैपिटल आ गया, क्योंकि कैपिटल किसके से आते हैं, कैपिटल प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल होगा, डिबेंचर से होगा, और अदर बोरोड फंड होंगे। नीचे हमारा आएगा इक्विटी, ठीक है, ये है गया बेसिकली डेट टू इक्विटी कैपिटल है। कैपिटल गियरिंग पूछ रहे हैं तो ऊपर कैपिटल आएगा और नीचे इक्विटी आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल आएंगे हमारे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे हमारे, ठीक है, ये भी हमारे कैपिटल है, लेकिन ये कैपिटल दूसरे कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, नीचे रिजर्व एंड सरप्लस है, लेकिन इसमें से हमने क्या माइनस किया है, लॉसेस हमारे निकाल दिए हैं। तो नेट हमारे पास इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं वो हमने नीचे डिनोमिनेटर में रखने हैं। तो हमारे पास कैपिटल गियरिंग रेशियो में होती है, और ये क्या इंडिकेट करती है, इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग कैपिटल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इट ऑल्सो सिग्निफाइज द एडवांटेज ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर ऊपर कैपिटल टू इक्विटी की बातें यहाँ पर हो रही है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को भी इंटरेस्ट एक्चुअली पे किया था, इसलिए डिवेंचर पे इंटरेस्ट होता है और अदर फॉरवर्ड फंड में भी इंटरेस्ट है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पार्टनर बनाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब ऑनर के ऑन है, माइनस लॉसेस कर देने इसमें से, ठीक है। कैपिटल गियरिंग रेशियो आ जाएगा हमारा। चलो आगे चलते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटरी तो इसमें सबसे ऊपर डिनोमिनेटर में जाएंगे, प्रोप्राइटरी फंड यहाँ पर आ जाएंगे, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स। जब प्रोप्राइटरी रेशियो की बात कर रहे हैं तो प्रोप्राइटरी मतलब ओन जो बंदा बिजनेस चला रहा है, प्रोप्राइटरी ऊपर प्रोप्राइटरी फंड आएंगे, और नीचे आएंगे हमारे टोटल एसेट्स आएंगे हमारे, इनके आएंगे नीचे टोटल एसेट्स आएंगे। और ये इंडिकेट करता है इट मींस द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एसेट्स फाइनेंस्ड बाय द शेयर होल्डर्स ने कितना फाइनेंस किया हुआ है, टोटल एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन। अब प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब टोटल एसेट्स इतने हैं हमारे पास, और प्रोप्राइटरी फंड इतना है हमारे पास, ठीक है। चलो समझ में तो नहीं आया वैसे, चलो आगे चलते हैं, आगे तो बढ़नी है। कवरेज रेशियो हमने पढ़ा था, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर डेट सर्विसेज डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। कवरेज रेशियो कवर करना है उसको, डेट सर्विस को डेट सर्विस कवरेज रेशियो में पढ़ा था ना, उधार को कवर करने के लिए कवरेज रेशियोज। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर दी डेट सर्विस, कितनी इस उधार को कवर करने के लिए कितनी अर्निंग्स हमारे पास आ रही हैं, इस उधार को कवर करने के लिए, उधार चुकाना है ना, इस उधार को चुकाने के लिए कितनी अर्निंग्स हमारे पास आ रही हैं, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट कितने हैं। अर्निंग्स कितनी आ रही है और हम इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट्स कितनी हमने इसके ऊपर पे करना है, ठीक है। तो ये हमेशा 1 से ऊपर ही होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आइडल रेशियो यहाँ पर कितनी है, 2 है। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, अर्निंग्स ज़्यादा ही होनी चाहिए ना वो इंटरेस्ट पे करने से। अगर इंटरेस्ट जितना पे करना है उससे अर्निंग कम हुई तो लॉस में चले जाएंगे। तो अर्निंग्स ज़्यादा ही होनी चाहिए, लगभग डबल होनी चाहिए। आइडल रेशियो यहाँ पे से लिखा है 2, यानी इसका आइडल रेशियो DSCR मतलब डेट सर्विस, यानी डेट को चुकाने के लिए कितनी अर्निंग्स आ रही है, डिवाइडेड बाय टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे करने हैं प्लस इंस्टॉलमेंट्स जो हमने पे करने हैं, ठीक है, वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा। और ये रेशियो जो आइडल रेशियो है वो है 2, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। इट मीन्स द एबिलिटी टू मीट द कमिटमेंट ऑफ द वेरियस डेट सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एटसेट्रा। चलो आगे चलो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट को कवर करने के लिए भी रेशियो जो है, इंटरेस्ट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट की ऊपर बातें होंगी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब टैक्सेस के पहले ही, अभी ग्रॉस की बात हो रही है, इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस मतलब ग्रॉस अर्निंग की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट को कवर करने के लिए कितनी हमारे पास पैसा आ रहा है। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, आइडल रेशियो इज ग्रेटर देन 1। ये भी अर्निंग की रेशियो जी, ऑब्वियस सी बात है, ये सब रेशियोज जो हैं ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, ताकि इसको अर्निंग ज़्यादा होगी तभी हम चुका पाएंगे पैसा। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात हो रही है तो इसमें नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की बात होगी।
जब प्रेफरेंस डिविडेंड की बात आ गई तो डिविडेंड का मतलब ही होता है कि आपके नेट प्रॉफिट में से देना है। तो नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर जो इशू करते हैं उसके लिए भी प्रेफरेंस डिविडेंड इशू किया जाता है, जो कि इसकी मतलब प्रायोरिटी जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड पे करने से पहले होती है, मतलब पहले वो पे करना होता है। तो उसके लिए जो कवरेज रेशो की बात कर रहे हैं, उसका मतलब वो उसके लिए अर्निंग कितनी आ रही है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, वो है आफ्टर टैक्सेस होगा हमेशा हमेशा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। और नीचे आएगा हमारा डिविडेंड की लायबिलिटी कितनी है, नीचे लायबिलिटी कितनी है, देखो यहाँ पे पूरे में लायबिलिटी है नीचे, इंटरेस्ट भी हमारी लायबिलिटी पे करना है, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट वो लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट्स की बात हो रही है, जब कैपिटल गियरिंग रेशियो में तो नीचे इक्विटी आ गया था, ऊपर प्रेफरेंस शेयर आ गया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवेंचर्स जो भी जिसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, नीचे हमारा जिसमें वही पार्टनर ही बेसिकली और बिजनेस का अपना है माइनस लॉसेस करके कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब प्रोप्राइटरी रेशियो में नीचे आएंगे हमारे टोटल एसेट्स, ऊपर तो प्रोप्राइटरी फंड है, याद रखने पड़ेंगे। कवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो में ऊपर तो हमारी कितनी अर्निंग अवेलेबल थी उस उधार को चुकाने के लिए डिवाइडेड बाय द कितना इंटरेस्ट है हमारे जो दो से आइडल रेशियो है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इंटरेस्ट जो हमारा है उसको उसमें भी हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखते हैं। जब सिंपल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है तो बिफोर अर्निंग क्रॉस देखते हैं। और बात करें प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो की, तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली नेट प्रॉफिट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि जो डिविडेंड पे होता है आफ्टर टैक्सेस के बाद यहाँ पर की जाती है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी कितनी है, इट मेजर्स द एबिलिटी टू पे द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स, आइडल रेशियो वही ग्रेटर देन 1 रहती है, इसके भी आइडल रेशियो हमेशा 1 रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। फिक्स्ड चार्जेस कवरेज रेशियो, फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो, तो फिक्स चार्ज क्या क्या पे करने हैं हमें, वो है अर्निंग, यहाँ पर आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिशिएशन जो है वो फिक्स चार्जेस है, मतलब फिक्स चार्जेस मुझे पता है, फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस प्लस डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन, this ratio shows how many times the cash flow before the interest and taxes coverage all the fixed financing charges, idle ratio is greater than 1। फिक्स चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस में पे ही करना है उसको कवर करना है। फिक्स चार्जेस क्या होते हैं, फिक्स चार्जेस हमारे फिक्स चार्जेस जैसे कि लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, और टैक्स पे करना ही करना है। फिक्स चार्जेस कुछ रहते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कुछ रहेंगे वो तो फिक्स है ही है, इलेक्ट्रिसिटी है तो फिक्स ही है, वो तो पे करना ही करना पड़ेगा आपको। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उनको कवर करने के लिए क्या हो रहा है, उनको कवर करने के लिए आपको अर्निंग देखनी पड़ेगी। उनको कवर कैसे करते हैं, अर्निंग बिफोर उस अर्निंग से कवर कर रहे हैं, प्लस डेप्रिशिएशन भी यहाँ पर ऐड होता है, डेप्रिशिएशन भी हमें हेल्प करता है, जो सरकार हमें सहूलियत दे रही है डेप्रिशिएशन की, डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑफ द लोन। तो डिवीजन में क्या क्या आएगा जिसके लिए हम ये करना है, तो इंटरेस्ट पे करना है हमने, ठीक है। इंटरेस्ट पे करने के लिए हम ये जो फिक्स चार्जेस हैं वो है क्या, बेसिकली फिक्स चार्जेस है कि बेसिकली वही है, इंटरेस्ट फिक्स्ड है और रीपेमेंट ऑफ द लोन फिक्स है, ठीक है। ये दो पार्ट जो है फिक्स हैं जो हमें पे करने ही करने हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन भी करना है, इंटरेस्ट भी करना है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हाँ, रीपेमेंट ऑफ द लोन मतलब इंटरेस्ट भी हो सकता है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट ही हो गया सिंपली, और रीपेमेंट किसी दूसरे सोर्सेज से लोन लिया तो उसका रीपेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट बना रखी है, जो भी है। तो फिक्स्ड चार्जेस ये हमारे पे करने हैं, वो नीचे आ गया, ऊपर आ गया, कैसे करने हैं, अर्निंग प्लस डेप्रिसिएशन ये हमें देखना है फिक्स चार्जेस कवरेज रेशियो में। यहाँ पर डेप्रिसिएशन वाला जो टर्म है वो ध्यान देना है कि यहाँ पर ये आएगा EBIT प्लस डेप्रिसिएशन। चलो आगे चलते हैं, एक्टिविटी रेशोज, एफिशिएंसी रेशोज, परफॉर्मेंस रेशोज या टर्नओवर रेशोज, टोटल एसेट टर्नओवर रेशोज, टोटल एसेट्स से इसमें क्या आगे, जब भी टर्नओवर रेशोज की बात आएगी तो टर्नओवर मतलब वो चीज़ जो होगी, जैसे टोटल एसेट टर्नओवर लिखा है तो टोटल एसेट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाएंगे, ठीक है। एवरेज टोटल एसेट्स की बात होगी, ऊपर हमेशा सेल्स की बात आएगी। जब भी टर्नओवर रेशोज की बात आएगी तो ऊपर सेल्स की बात आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात आएगी। सिंपली कवर
पता लग जाएगा। A measure of total assets utilization. It helps to answer the questions what sales are being generated by each rupee worth of the assets invested in the business. ठीक है, तो एक रुपया क्या वर्थ है एसेट्स की अभी एक रुपये से कितना सेल्स आर जनरेटेड बाय ईच रुपी वर्थ ऑफ द एसेट्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ठीक है, तो एक रुपये का जो एसेट इन्वेस्ट किया तो उससे कितनी सेल जनरेट हो रही है, ये हमें बता रहा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, टोटल एसेट में एक एसेट कितना टर्नओवर बता रहा है, ऑब्वियसली सेकंड टाइप इसी से मालूम पड़ जाता है, जो कि ये हमारा रेशो है कि एवरेज टोटल एसेट्स आ गए ना। टोटल एसेट मतलब एक एसेट कितना सेल्स जनरेट करके हमें दे रहा है। चलो आगे चलो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। तो फिक्स्ड एसेट नीचे आ गया हमारा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो में फिक्स्ड एसेट नीचे आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा सेल्स ऑफ द गुड्स सोल्ड आ गया। तो सेम की तरह फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो क्या है, अच्छा टोटल एसेट है, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स है। This ratio is about fixed asset capacity. A reducing sales or profit being generated from the each rupee invested in the fixed asset may indicate over capacity or poorer performing equipment की बात यहाँ पर। जितने फिक्स्ड एसेट्स सिर्फ आ गए, हम टोटल एसेट्स पर नहीं है। टोटल एसेट्स मतलब सारे एसेट्स आ गए। फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स्ड है, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, मशीन प्लांट मशीनरी जो है बिल्डिंग्स हो गए जुड़े हुए जमीन से, वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। टोटल एसेट में सारे एसेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे एसेट्स में कैश भी एसेट्स है। चलो आगे चलो, कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो कैपिटल टर्नओवर रेशो में अब बोलो कैपिटल क्या है। कैपिटल यहाँ पर कैपिटल टर्नओवर रेशो लिखा है, लेकिन कैपिटल नीचे नहीं है, यहाँ पर नीचे है नेट एसेट्स। नीचे नेट एसेट्स ही रहेंगे, ऊपर क्या आएगा सेल्स कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। सेम ही आ गया कैपिटल टर्नओवर रेशो। दिस इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपये ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, यहाँ पर कैपिटल टर्नओवर लिखा है तो नीचे आना चाहिए हमारा कैपिटल। ठीक है, कैपिटल लिखा है तो नीचे आना चाहिए कैपिटल। एक्चुअली नेट एसेट्स दे रखा है, ये गड़बड़ है। ठीक है, कैपिटल है तो नीचे कैपिटल आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ऊपर आ गया सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ से नीचे आएगा। It measures the efficiency of the firm to use the working capital. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री आएगी, ऊपर सेल्स आएगा। ऊपर तो सेल्स ही रहेगा, सब केसेस में सेल रहेगा, और नीचे ये वाली फिगर हमेशा ही नीचे आ जाती है और वो एवरेज में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री। डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो मतलब नीचे आ जाएंगे सारे डेटर्स। डेटर्स मतलब जहाँ से डेटर है हमारे, ठीक है, उनसे पैसा हमको क्या करना है, लेना है। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कह देते हैं इसको। ठीक है, डेटर्स नीचे डेटर्स लिख दो, नहीं तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल भी वही बात है। डेटर के हमारे वो डेटर है, यानी उसने हमसे उधार ले रखा है, उससे हमें पैसा आएगा, तो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। और ऊपर क्या आएगा हमारा, ऊपर तो हमारा सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स की बात होगी। अच्छा डेटर मतलब वहाँ पर क्रेडिट सेल्स की बात होगी। अब हाँ, ये सेल्स तो है, लेकिन यहाँ पर कौन से सेल्स की बात होगी, क्रेडिट सेल्स की बात होगी। जब डेटर आ गया तो क्रेडिट सेल्स की बात आएगी। इट मेजर्स द एफिशिएंसी एट द फर्म इज मैनेजिंग इट्स रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स डेटर्स वेलोसिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी क्या होता है, तेजी से भागना। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यूनिट स्पीड की तरह ही रहती है इसकी, लेकिन वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती है। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय द एवरेज डेली क्रेडिट सेल। ठीक है, तो नीचे क्या आएगा, रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स वेलोसिटी है, ये रिसीवेबल्स ये टर्नओवर रेशो नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पर ये रिसीवेबल्स वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब किस तेज़ी से हम रिसीव कर रहे हैं किस तेज़ी से हम रिसीव कर रहे हैं पैसा। ठीक है, तो पैसा रिसीव कर रहे हैं, ऊपर क्या आएगा, एवरेज अकाउंट से रिसीवेबल। ऊपर तो आ गया हमारा एवरेज अकाउंट से रिसीवेबल। ठीक है, नीचे क्या आएगा, एवरेज डेली क्रेडिट सेल। नीचे सेल कितनी हो रही है और सेल पे हम पैसा कितना मिल रहा है, कितनी वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी पता लगेगी हमें। ठीक है, समझिए। ऊपर हमारा रिसीवेबल कितने हैं और नीचे हमारे सेल्स कितना हो रही है डेली। एवरेज डेली क्रेडिट सेल कितनी हो रही है, क्रेडिट सेल की बात हो रही है। जब डेटर रिसीवेबल वेलोसिटी की बात आ गई, ये डेटर क्रेडिटर आ गए हमारे, समझ गए। ऊपर है कि हमारी सेल, हमारे रिसीवेबल कितनी है और नीचे हमने सेल कितनी कर रहे हैं।
ठीक है, वो हमारी रिसीवेबल वेलोसिटी होगी, इसको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो आगे चलते हैं हम। क्या कहता है रिसीवेबल वेलोसिटी बताता है कि हमें इट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रिसीवेबल्स। पेबल टर्न ओवर रेशो, जब पेबल टर्न ओवर रेशो की बात आ गई, जब भी टर्न ओवर आ गया तो बेटा जब पेबल्स लिख दिया तो नीचे क्या आएगा, एवरेज अकाउंट्स पेबल की बातें आ जाएंगी, और ऊपर आ जाएगा एनुअल नेट क्रेडिट परचेज। अब हर जगह बोलोगे सेल्स की बातें चल रही है, यहाँ पर सडनली परचेज कैसे आ गया, सडनली परचेज कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर सेल्स के पेबल है, देना है। ठीक है, तो एनुअल नेट क्रेडिट परचेज कितना किया है हमने टू द अकाउंट्स पेबल। एवरेज अकाउंट्स पेबल ये मेजर करता है, इट मीन्स हाउ फास्ट ए कंपनी मेक्स पेमेंट टू इट्स डेटर्स, कितनी जल्दी वो पेमेंट क्या दे रहा है। एवरेज अकाउंट्स पेबल इतने हैं और एनुअल नेट क्रेडिट परचेज इतना परचेज किया हमने और इतना हमने पेबल है, कितनी तेजी से हमने पेबल टर्नओवर रेशो, पेबल नीचे पेबल इतना है और इतना हमने परचेज तभी तो मालूम पड़ेगा। नेट क्रेडिट हमने परचेज कितना किया था, ध्यान से सोचो जरा, तब समझ में आएगा। पेबल टर्नओवर रेशो, नीचे तो हमने पेबल हमने कितने फास्टली पे कर रहे हैं, पेबल टर्नओवर रेशो कितने फास्ट पे कर रहे हैं, यानी पेबल तो टर्नओवर में चला गया, इतना हमने पे करना था, लेकिन पे किसके लिए करना था, जो हमने सेल्स किया था। कैसे किया था, क्रेडिट पर सेल किया था, सेल किया था कि परचेज किया था, परचेज करते हैं तभी तो हम पैसा रिसीवेबल होता है हमारे पास। लेकिन सॉरी पेबल की बात हो रही है। पेबल कब होता है, जब हम खरीदते हैं। पेबल कब होता है कोई चीज़, जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तभी तो पेबल बनता है। तो एनुअल नेट क्रेडिट परचेज है, यहाँ पर क्या है, एनुअल नेट क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, और नीचे क्या है, पेबल है, नीचे पेबल है ऊपर परचेज है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत की बात तो नहीं, कोई समस्या नहीं है ना। ठीक है, तो पेबल टर्नओवर नीचे तो पेबल है, लेकिन पेबल किसके लिए है, पेबल है हमने कोई सामान खरीदा था। ठीक है, तो परचेज क्रेडिट परचेज पे खरीदा था, क्रेडिट पे परचेज किया था। आगे आते हैं पेबल वेलोसिटी की बातें। पेबल वेलोसिटी क्या होता है, कितनी फास्ट हम पे कर रहे हैं, पेबल वेलोसिटी। अच्छा, पेबल टर्नओवर रेशो था, पेबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में स्पीड की बात आएगी। एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाय द एवरेज डेली क्रेडिट परचेज, डेली क्रेडिट परचेज इतना किया उतना पे करते हैं, इतनी फास्ट वेलोसिटी, इट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द पेबल्स, कितनी फास्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ऊपर इतना पेमेंट पेबल है हमारा और नीचे इतना परचेज किया था, इसको उल्टा नहीं हो गया, जस्ट एवरेज एवरेज आ गया, वहाँ पर एनुअल था। ठीक है, वो यहाँ पर एनुअल था, देखो इसका रिवर्स ही दिख रहा है ना हमें, ऊपर पेबल दिख रहा है नीचे परचेज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर डेली की बात आ रही है, यहाँ पर एनुअल की बात आ रही है। एवरेज डेली, यहाँ पर एनुअल है और यहाँ पर डेली है। तो पेबल वेलोसिटी मतलब यहाँ पर डेली की बात आती है और यहाँ पर एनुअल। पेबल टर्नओवर रेशो में एवरेज एनुअल की बातें यहाँ पर होंगी। वेलोसिटी मतलब कितनी फास्टली हम काम कर पा रहे हैं। इट मेजर्स द वेलोसिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेलोसिटी का मतलब ये कितनी स्पीड से हम पेमेंट्स कर पा रहे हैं अपने पेबल्स की। चलो आगे चलो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज बेस्ड ऑन द सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, जब भी प्रॉफिट निकालना है तो किसमें से निकालेंगे, सेल्स से निकालेंगे ना। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दिस रेशियो टेल्स अस समथिंग अबाउट द बिजनेस एबिलिटी, consistency to control its production cost or to manage the margins it makes on product it buys and sells. Okay. नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट मतलब ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऊपर आएगा और नीचे आएगा सेल्स। तो जब ये प्रॉफिट वाले रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं, ये हमेशा ही इस पर बेस्ड होती हैं, ये हमेशा ही सेल्स पर बेस्ड होती है। तो हमेशा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेल्स आएगा। तो ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेल्स, इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड सेल्स ऑफ द बिजनेस। आगे है अच्छी हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियोज इसमें क्या होता है, ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सेल्स। इट मेजर्स द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियोज क्या होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो। एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ, कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है। एक्सपेंस जब कॉस्ट की बात आ गई मतलब कीमत चुकानी है हमको, कॉस्ट कितनी है, कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है
गुड्स को सेल करने के लिए, सोल्ड करने के लिए, उसको सेल करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। कैसे कीमत चुकानी पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कीमत चुकाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उसको बनाने के कुछ है, और कुछ उसको रॉ मटेरियल खरीदने की कीमत हो सकती है। लेकिन वो खरीदने की बात नहीं आएगी, सेल करने के लिए बातें हो रही है ना। सेल करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय दी सेल्स की यहाँ पर बातें होती हैं। डिवीजन में तो हमेशा सेल ही रहता है। कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है उसे सेल्स को करने के लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो होते हैं क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है यूज़ करने के लिए, सैलरी हो सकती है वर्कर्स की, वही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं तो वो हमारा हो गया ऑपरेशन, ऑपरेटिंग, उसको ऑपरेट करने के लिए एक्सपेंसेस क्या होंगे यहाँ पर? आगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहाँ पर ऑपरेशनल के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहाँ से आ गया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओके चलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसको पूरा ऑपरेशन के लिए, पूरे ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेटिंग मतलब मैं समझ रहा इसको पूरा ऑपरेट करने के लिए, सेल से पहले की बातें हो रही हैं, मतलब मेरे नॉलेज में तो दिमाग में तो यही बैठाया था। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो में आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस तो ले ही लिया, साथ में प्लस किया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी ले लिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, वो भी हमने साथ में काउंट कर लिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय द सेल्स तो रहेगा। इट मेजर्स द पोर्शन ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेंस इन कंपैरिजन टू द सेल्स। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ गए, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी यहाँ पर काउंट कर लेना है। तो वो हमारा पूरा ऑपरेशन के लिए, पूरा ऑपरेशन जो हमने किया है, पूरा बनाया है जो प्रोडक्ट, ऑपरेशनल वही रहता है जनरली। तो ऑपरेशन ओवरहेड, ऑपरेशन एक्सपेंस रेशो यहाँ पर आ गया। ऑपरेटिंग रेशो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखो, ऑपरेशन में हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ले लिया है, ठीक है, लेकिन ये सेल से पहले है, सेल से पहले ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमने काउंट कर लिया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसके बाद की, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहाँ तक आ गई, और साथ में इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस आ गया, दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए, तो वो आ गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स करते हैं। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर क्या था? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, सिर्फ ऑपरेशन के लिए, एक्सपेंस कितना करना पड़ रहा है यहाँ पर? पूरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पूरा ऑपरेशन यानी शुरू से लेकर सेल तक, उसके लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 हमारा यहाँ पर आएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो की बात करें, फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो जो होता है हमारा, एक सेकेंड, तो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशो क्या है? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द सेल्स इनटू 100। सिंपल है, कुछ भी देना है। फाइनेंशियल एक्सपेंस ऊपर फाइनेंशियल एक्सपेंस आ गया, नीचे सेल्स आ गया। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज रिलेटेड टू द ओवरऑल रिटर्न ऑन द एसेट्स इंस्टॉलमेंट्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो रिटर्न प्रॉफिट अर्निंग्स डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज ये हमारे क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज। अब प्रॉफिट की बातें आ रही हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ये परसेंटेज में होती है, जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब भी निकालते हैं ना, ROI ये किस में होता है? परसेंटेज में निकलती है। ठीक है, तो रिटर्न या अर्निंग समझ लो डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट, तो ऊपर रिटर्न आ गया हमारा, नीचे इन्वेस्टमेंट आ गया। सिंपल सी बात है ना, ये रिटर्न ऊपर आ गया और ये इन्वेस्टमेंट जो हमारा नीचे चला गया, इंटू 100 का दी परसेंटेज में फिगर आ गई। इट मीन्स ओवरऑल रिटर्न ऑफ द बिजनेस ऑन द इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, फंड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड एटसेट्रा। रिटर्न ऑन एसेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स जब बातें आ गई तो रिटर्न ऑन एसेट्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाय द एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बातें हो रही हैं, यानी यहाँ पर तो प्रॉफिट की बातें थी, लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स में हमारा नेट प्रॉफिट, वो भी आफ्टर टैक्सेस की बातें हो रही हैं। ठीक है, एसेट्स के ऊपर एवरेज टोटल एसेट्स आ गया। इट मीन्स द नेट प्रॉफिट पर रुपये ऑफ द एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज टेंजिबल एसेट्स, एवरेज फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा ओके, एसेट्स में हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एसेट्स की बात आती है, रिटर्न ऑन एसेट्स, तो मतलब हम आफ्टर टैक्सेस की ही बात करेंगे। एसेट्स मतलब आफ्टर टैक्सेस की बात करेंगे,
जब रिटर्न ऑन एसेट्स की बातें आएंगी तो हमेशा ही आफ्टर टैक्सेस की बात करेंगे, बिफोर टैक्सेस बात नहीं कर सकते हम, आफ्टर टैक्सेस ही हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करनी पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हमें रिटर्न जो मिलना है उसकी बातें हो रही हैं। तो EBIT यहाँ पर होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, बिफोर आफ्टर नहीं, बिफोर की बातें होंगी। जब कैपिटल एम्प्लॉयड प्री टैक्स लिख ही दिए यहाँ पर, प्री टैक्स लिख दिए हैं, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गया डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया इंटू 100 मैयर्स द ओवरऑल अर्निंग्स ईदर प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पोस्ट टैक्स की जब बातें हम करेंगे तो ये आएगा पोस्ट टैक्स में EBIT 1 - T। अभी याद रखना पड़ेगा EBIT ब्रैकेट में 1 - T। जब पोस्ट टैक्स की बातें होंगी तो डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड 100। इट इंडिकेट्स द अर्निंग अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन कंपेरिजन टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स नेट वर्थ। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है, तो नीचे तो हमारा आ जाएगा नेट वर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके चलो फिर से शुरू करते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना आ गया हमारे पास, इक्विटी के ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब नेट इक्विटी से कितना पैसा हमें, नेट रिटर्न कितनी, नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है आफ्टर टैक्सेस, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस। उसमें से भी हम माइनस करेंगे क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड देना मैंडेटरी होता है, तो वो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जैसे एक्चुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस लिख दिए यहाँ पर, उसके बाद भी हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने डिवाइडेड बाय नेट वर्थ डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो नेट वर्थ डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100 यहाँ पर बातें हो जाएंगी। रिटर्न ऑन इक्विटी है तो इम्पोर्टेंट है, कैसे याद करें वो सोच रहा हूँ मैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस कितना प्रॉफिट आ रहा है माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। अरे यार ये बच्चे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी डिवाइडेड बाय नेट वर्थ डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। कैसे याद करेंगे भैया, डिफिकल्ट सा लग रहा है। नेट वर्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट वर्थ इतना है डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। दिमाग में बिठाना पड़ेगा ऐसे, दिमाग में बिठा लो इसको ऐसे ही। रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो तो ठीक है, न्यूमरेटर तो क्लियर है, डिनोमिनेटर दूसरा समझ में नहीं आ रहा है। इक्विटी यानी नेट वर्थ डिवाइडेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, नेट वर्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ऐसा क्यों किया है, नेट वर्थ इतनी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न कितनी आनी चाहिए, टोटल इक्विटी तो नीचे एक्चुअली टोटल इक्विटी आनी चाहिए, यहाँ पर नेट वर्थ डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड क्यों ऐसे किया है समझ में नहीं आया। ओके चलो, इतना टाइम नहीं है समझने का, चल आगे चलते हैं। याद ऐसे कर दो, उसको रिकटिंग मानना पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम द ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कितना रह गया भाई हमारा, थोड़ा ही रह गया, 3-4 रेशियोज रह गए सर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अर्निंग पर शेयर EPS, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग पर शेयर कितनी मिल रही है मुझे फ्रॉम दी ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहा हूँ। ऑनर में इक्विटी शेयर होल्डर का ऑनर हूँ, अर्निंग पर शेयर मुझे, या फिर ऑनर मतलब मैं बिजनेस का ही ऑनर, अर्निंग पर शेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। एक शेयर मैंने मार्केट में उतारा था तो एक शेयर पे मुझे कितनी अर्निंग मिल रही है। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड विद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आउटस्टैंडिंग।